के लक्षणों तक तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 012049099900 यानी 0120 और 4909900 पर कॉल कर सकते हैं। आपको देश के जाने माने डॉक्टर्स डॉक्टर डीके गुप्ता जो कि चेयरमैन हैं फेलिक्स नोएडा के, वो और डॉक्टर अंशुमान, ये दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप दोनों तमाम दर्शकों के, तमाम कॉलर्स के सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर अंशुमान, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं। हमारे कॉलर जब तक जुड़ते हैं, अगर कोई आप नया मैसेज देने चाहें, क्योंकि अब कोरोना की थर्ड जो स्ट्रेन है आंध्र प्रदेश वाली, उसको लेकर दहशत और ज्यादा बढ़ गई है, बच्चों को लेकर भी खौफ होने लगा है, तो ऐसे में अगर दर्शकों को सुझाव देना चाहें आप, तो वो क्या होगा? देखिए, म्यूटेशन वायरस का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वायरस म्यूटेट करेगा, नए नए स्ट्रेन आते रहेंगे। ये भी नया स्ट्रेन आया है। एपी स्ट्रेन इसलिए थोड़ा खतरनाक माना जा रहा है कि इसकी फेटालिटी रेट बड़ी मिल सकती है, ऐसा देखा जा रहा है आंध्र प्रदेश में। लेकिन बचाव के तरीके आज भी वही अक्षरशः सत्य हैं जो पिछले साल से चले आ रहे हैं। मास्क, गैदरिंग अवॉइड कीजिए, हाथ धोइए या सैनिटाइज कीजिए, आज भी वही सच्चाई है। तो बचने का तरीका वही है। जरूर ये शक जाहिर किया जा रहा है कि इस बार बच्चों में ज्यादा होगा, और डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बच्चों के एक्सपर्ट हैं। बच्चों में ज्यादा होगा तो बच्चों में मास्क लगवाना एक कठिन प्रक्रिया होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि जितना हो सके घर के अंदर रहें। लॉकडाउन लगा हो, लॉकडाउन ना लगा हो, बेजरूरत बाहर ना जाएं। मॉल घूमने, मूवी देखने, इस तरह की चीजें जो होती है, जो आमतौर पर एंटरटेनमेंट का साधन बन चुका है, तो उसको ना करें तो बेहतर है। डॉक्टर डीके गुप्ता, दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक तरफ कई सारी रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि 7 मई या 15 मई के बाद कोरोना केसेस कम होने लग जाएंगे, लेकिन उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट भी तीसरी लहर को लेकर चर्चा करता है, आंध्र प्रदेश से एक नया स्ट्रेन आता है। तो ये दो अलग अलग बातें क्यों सुनाई पड़ रही हैं जब हम टीवी पर चर्चा करते हैं या रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं कोरोना से जुड़ी हुई? डॉक्टर साहब, आपका शायद माइक जो है वो म्यूट है, हम कोशिश करते हैं दोबारा आपके पास लौटेंगे। आपका माइक आवाज आ रही है तो मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ, कोई भी पेंडेमिक होता है, वायरल इन्फेक्शन इस तरह के होते हैं, ये वेव्स में आते हैं, लहरों में आते हैं, एक बार में नहीं आते हैं। तो नॉर्मली हम दूसरे उसमें देख सकते हैं विभिन्न हिस्सों में दुनिया के कि कई सारी लहरें आई। तो इंडिया में भी ऐसा ही है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो अभी करंट इन्फेक्शन चल रहा है, इसमें बड़ों को, बच्चों और बुजुर्गों सबको इन्फेक्शन हो रहा है। बस बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन भी हम नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज अभी तक वैक्सीनेशन अप्रूवल नहीं हुआ है। तो ऐसी कुछ पॉपुलेशन है इस सेकेंड लहर के बाद भी रह जाएगी, जो वल्नरेबल होगी, वर्जिन पॉपुलेशन होगी, जो हाई रिस्क पे होंगे या जो ससेप्टेबल होंगे अगली तीसरी लहर के लिए। और तीसरी लहर में भी कुछ लोग ऐसे क्यूमुलेट हो जाएंगे या कोहार्ट बन जाएगा ऐसे लोगों को जो हाई रिस्क और ससेप्टेबल होगा। तो तीसरी लहर बिल्कुल आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर उसको बचाना है हमें, तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, और सबसे बड़ा जो हथियार है इसके लिए वो है सिर्फ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन सर वैक्सीन का इंतजार तो हम लोग भी कर रहे हैं। बच्चों को लेकर कब तक आएगी और कब तक लग पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये चिंता का विषय भी होना चाहिए। लेकिन इस बीच योगेंद्र, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। योगेंद्र जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं जो है कोरोना पेशेंट हूँ। 15 साल से मैं ग्रसित हूँ गोनोरिया से जी। तो इसमें यह है कि सर मेरा जो बैक्टीरिया है वो पेनिस के रास्ते से वो चेस्ट, हार्ट और ब्रेन तक जो है पहुँच गया था, और मेरा इलाज चल रहा अभी भी, तो जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन नाम का इंजेक्शन लग रहा है, जिससे हमको थोड़ा सा रिस्पांस है। तो क्या ये जो कोरोना वैक्सीन है, तो क्या ये लगवाने से हमको कुछ लाभ मिल सकता है सर? डॉक्टर अंशुमान जी, देखिए, जिस गोनोकॉकल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इतना जिस तरह का बता रहे हैं इतना भयावह नहीं होता है जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी की जरूरत हो। इसलिए बेहतर होगा जिस डॉक्टर के संपर्क में हैं वो आपकी बीमारी का स्टेटस अच्छी तरह से जानते हैं, उनसे एक बार संपर्क करें कि अभी आपका इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस क्या है, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन किस डोज में दी जा रही है, तब निर्धारित कीजिएगा कि आपको वैक्सीन कब लगवाना है। लेकिन आप वल्नरेबल ग्रुप में हैं, आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए और प्रायोरिटी बेसिस पे लगवाना चाहिए जी। अगले कॉलर हमारे साथ नथु राम जी हैं, राजस्थान से जुड़े हैं। नथु राम जी, सवाल पूछिए। सर मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वैक्सीन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा? डॉक्टर डीके गुप्ता
हार्ट की मैंने समस्या। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर सुमन ने, कि जिसको भी किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, डायबिटीज है या थायराइड है या किसी को अर्थराइटिस है, जुमिनल अर्थराइटिस है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, किडनी ट्रांसप्लांट है, किडनी डायलिसिस पे है पेशेंट, कैंसर के, HIV है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, इन सबको वैक्सीन पहले लगानी चाहिए, बिकॉज ये लोग हाई रिस्क लोग हैं। अगर इनको कोरोना हुआ तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगे और डेथ के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए आप सब लोग पहले वैक्सीन लगवाएं, जब भी मौका लगे तब वैक्सीन लगवाएं। खासकर कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह पे हैं, तो उनको अपने डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ेगी, तो वो दवाई थोड़ा दिन के लिए बंद करके तब वैक्सीन लगवाएंगे। जी, अगले कॉलर धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से। धर्मेंद्र जी, सवाल पूछिए। जी, मैं 45 इयर्स का हूँ और मुझे पेनिसिलिन ग्रुप और सल्फा ग्रुप से एलर्जी है, तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? डॉक्टर अंशुमान। जी बिल्कुल आप ले सकते हैं। पेनिसिलिन ग्रुप और सल्फा ग्रुप से जिनको एलर्जी है, इस तरह का कोई भी कंपोनेंट वैक्सीन में इस्तेमाल नहीं किया है, वैक्सीन आपके लिए सुरक्षित है। जी, अगले कॉलर देवेंद्र हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश से। देवेंद्र जी, सवाल पूछिए। हेलो जी सर, सवाल पूछिए। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम मेरे पिताजी का, माता जी का तबीयत बहुत खराब चल रहा, फीवर आ रहा और सांस फूल रहा, तो और कभी कभी झटका भी आ रहा है। जी, तो को दिखाया तो ग्लूकोज दिए थे सर, तो रिलीफ तो हुआ, लेकिन ये है कि अभी भी वो खड़े नहीं हो पा रहे अपने पैर पे। डॉक्टर डी के गुप्ता, क्या ये कोरोना से जुड़े हुए लक्षण हैं? जी, तो अगर किसी भी मरीज को बुखार है, वीकनेस है, बदन दर्द है, बॉडी एक है, सर में दर्द है या थकान है या कोल्ड कफ या नाक में सूंघ नहीं आ रहा है या गले में स्वाद नहीं आ रहा है, ऐसे कोई भी टेस्ट सिम्टम है, इवन लूज मोशन और वॉमिटिंग भी है, मतलब दस्त और उल्टी भी है, तो भी कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो कृपया करके टेस्ट जरूर कराएं, सो दैट अगर टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं तो आपको आइसोलेट होना पड़ेगा दूसरों को बचाने के लिए, और दूसरा आपको तुरंत अपनी दवाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। डॉक्टर डी के गुप्ता, क्योंकि आप बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। मान लीजिए इस दौर में कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव हो जाता है, लक्षण नजर आते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि बच्चे भी पॉजिटिव हो रहे हैं, तो कैसे उनको ट्रीट किया जाए? सेम प्रोसेस हो या कुछ अलग तरीके अपनाए जाएं बच्चों के केस में? देखिए, मेरा बेटा अभी पॉजिटिव है, 5 साल का है, ठीक है, मैं खुद पीडियाट्रिशियन हूँ, तो एक अच्छी बात है। मैं इसलिए सबको बता रहा हूँ कि बिल्कुल डरे ना, पैनिक ना क्रिएट करें। बच्चों में बीमारी बहुत सीरियस नहीं हो रही है, बच्चों में सिंपल फ्लू जैसे सिम्टम्स आते हैं, फीवर होगा, बॉडी एक होगा बच्चों में, या हो सकता है कोल्ड कफ या नाक बहना हो, इतने सिम्टम्स आते हैं। नॉर्मली बड़े सीरियस सिम्टम्स नहीं आते, बहुत रेयर केसेस में। तो इन बच्चों में सिर्फ यही है कि पैरासीटामोल देना है आपको, मल्टीविटामिन देना है, जिंक देना है, अगर विटामिन डी दे सकते हैं, और साथ में कोई टेमीफ्लू डॉक्टर की सलाह से या कोई दूसरी दवाइयां अगर डॉक्टर कहता तो वो दे दें। तो अगर आपको हाई सस्पिशन रखना है बच्चों में, बिकॉज अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव पेशेंट है, सस्पेक्ट पेशेंट है, या बच्चों को कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ बच्चों में कुछ अदर एटिपिकल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे भूख नहीं लगेगी बच्चों को, बच्चे सुस्त हो जाएंगे, लिथार्जिक हो जाएंगे, बच्चे बहुत इरिटेबल होंगे, बच्चों का पेट दर्द बताएंगे, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, होंठ फट जाते हैं, स्वेलिंग आती है फेस पे, या जो फिंगर की टो जो टिप पे उन पे स्वेलिंग आ जाती है। तो ऐसे भी बहुत सारे सिम्टम्स बच्चों में देखे जाते हैं जिनमें ये टिपिकल सिम्टम्स है। तो इसलिए आपको हाई सस्पिशन रखना है। ऐसे कोई सिम्टम्स आए तुरंत अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन के थ्रू संपर्क करें और इलाज चालू करें और टेस्ट कराएं। जी सर, हमारी अगली कॉलर जो है वो रेनू है उत्तर प्रदेश से। रेनू जी, सवाल पूछिए अपना। पापा को कैंसर की दिक्कत है, कैंसर के पेशेंट हैं, तो घर पे क्या इलाज कर सकते हैं उनका? डॉक्टर अंशुमान। क्या इनका सवाल है? क्या पेशेंट है? एक बार फिर से रेनू जी सवाल दोहरा दीजिए। पापा कैंसर के पेशेंट हैं, घर पे क्या इलाज कर सकते हैं? जी, तो कैंसर का इलाज उनका चल रहा होगा कहीं भी। कैंसर अभी ठीक है, क्योर है, क्या स्टेटस है कैंसर का? उनका कीमो चल रहा है, लेकिन अभी इस टाइम लेट हो गए हैं, हॉस्पिटल में कोई ले नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, एक बड़ा पैराडॉक्स है। मैं रेणु जी आपकी तकलीफ समझ सकता हूं। कैंसर का इलाज रुकना नहीं चाहिए। कोरोना एक अलग बीमारी है, कैंसर की अलग बीमारी है। कैंसर के स्टेजेज एडवांस हो जाते हैं, इसलिए बेहतर ये होगा जहां इनका इलाज चल रहा है उन डॉक्टर से या उन अस्पताल वालों से पूछिए कि आपकी अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या है। अगर आपके यहाँ बंद हो गया है तो कहाँ पे इलाज करा रहे हैं। कैंसर का इलाज रुकेगा, स्टेज एडवांस होगा, कोरोना का संक्रमण और उससे गंभीर होने की जो पॉसिबिलिटी है बढ़ जाएगी। इसलिए कैंसर का इलाज कंटिन्यू रखिए, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के संपर्क में रहिए। जी, अगले कॉलर रमेश है हमारे साथ दिल्ली से। रमेश जी, सवाल पूछिए। तमाम दर्शकों से अपील है कि कृपया अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा स्लो रखें ताकि हमारा भी समय ना जाए और अधिक से अधिक हम सवाल ले सकें। हाँ सर, मेरे पड़ोसी को कोरोना है
जी कोरोना का लक्षण है जी, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है जी। हाँ जी, मेरा एक पड़ोसी है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है जी। डॉक्टर डी के देखिए, गुप्ता, इनका सवाल मुझे लगता है कि पूछना चाह रहे हैं कि इस अगर सांस में तकलीफ है तो क्या करना चाहिए। तो कोरोना में 2-3 तरह के मरीज होते हैं, एक माइल्ड मरीज होते हैं, एक मॉडरेट होते हैं, सीरियस होते हैं। तो अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स हैं जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, पेट में दर्द, ऐसा हल्का फुल्का है, सैचुरेशन 95 से ज्यादा है, तो वो घर पे रह के होम आइसोलेशन में ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी को मॉडरेट प्रॉब्लम है, थोड़ा बीच में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे इनके बता रहे हैं कि सांस में तकलीफ है, छाती में दर्द हो रहा है, या सैचुरेशन 92 से नीचे ज्यादा फॉल हो रहा है, या चक्कर आ रहे हैं, या दौरे पड़ रहे हैं, हाथ पैर नीले हो रहे हैं, या बहुत कमजोरी हो रही है, मरीज को सो जा रहा है, उठा नहीं पा रहे हैं, ड्राउजी हो गया, तो ऐसे मरीज को तुरंत ही सलाह, डॉक्टर की सलाह चाहिए, तुरंत इनको अस्पताल में इलाज चाहिए, इनको तुरंत अस्पताल में शिफ्ट करना चाहिए, बिकॉज उनको घर पे रह के ठीक करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए कृपया करके अगर आपके मरीज को सांस में तकलीफ हो रही है, पड़ोसी को सांस में तकलीफ हो रही है, उसको नियर बाय अस्पताल में ले जाके जरूर चेक करवाएं। जी। अगले कॉलर राधेश्याम हमारे साथ हैं। राधेश्याम जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, सवाल पूछिए सर। हाँ सर जी, मेरा पेशेंट जो है पॉजिटिव है और 10-12 दिन हो गए हैं। अब उसका जो है एक ऑक्सीजन लीवर है 96 जी, और बुखार है 96.9 जी, और बीपी ज्यादा है 141, ऊपर का नीचे का 85। डॉक्टर अंशुमान, क्या चीजें सावधानी रखें? देखिए 12 दिन हो गए हैं और सैचुरेशन लेवल 96 है, बीपी थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है। बुखार आप बता ही रहे, बुखार नहीं के बराबर चल रहा है आपका, और सैचुरेशन मेंटेन है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। यूजुअली 14 दिन तक हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। बाकी अपने घर परिवार वालों को जरूर ऑब्जर्व कीजिए, जो बाद में इन्फेक्ट होंगे, बाद में संक्रमित हुए होंगे, उनको जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा, उनको जरूर देखिएगा, उनका फीवर और उनका सैचुरेशन ये गड़बड़ ना हो। जी। अगले कॉलर कमाल चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से। कमाल जी, सवाल पूछिए। हेलो जी सर, सवाल पूछिए सर। हेलो हाँ जी सर, अपना सवाल पूछिए सर। सर मैं पूछ रहा हूँ ना, मैंने पहली वैक्सीन लगाई है 13 मई को, जी, ये 13 अप्रैल को, जी जी, और दूसरी लगनी सर मेरे को 13 मई को। सर मेरे को ना बीपी का सिम्टम है, लगा सकता हूँ? डॉक्टर डी के गुप्ता, क्या सवाल है इनका? एक बार पहली वैक्सीन इन्होंने 13 अप्रैल को लगवाई थी, दूसरी वैक्सीन से पहले सर आप एक बार सवाल दोहराइए सर। उन्हें शायद फीवर है सर, पहली वैक्सीन 13 अप्रैल को लगवाई थी। लगने के बाद फीवर हो गया है तो वैक्सीन नहीं लगवानी है, पहले अपना कोविड टेस्ट कराना है। अगर आप कोविड पॉजिटिव है तो भी अभी वैक्सीन नहीं लगवानी है। तो कोविड की रिकवरी के कम से कम 15 दिन बाद और मैक्सिमम 3 महीने के अंदर वैक्सीन लगवानी है। अगर पहली डोज लगवाने के बाद किसी को कोविड हो जाता है तो उसको सेकेंड डोज कोविड से रिकवरी होने के बाद, और मिनिमम चेपटा तो होता ही नॉर्मली, और 15 दिन रिकवरी इसका होना चाहिए, और मैक्सिमम 3 महीने तक आप अपना डोज लगवा सकते हैं, तो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है जी। और अगर वैक्सीन के 2-3 दिन बाद आपको बुखार रहता है तो ये वैक्सीन वाला बुखार नहीं है, इसके लिए आप कोविड टेस्ट करवाएगा, ये बात सावधानी रखिए। अमित कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, सवाल पूछिए अपना। जी सर, बहुत सारे लोग दवाई बता रहे हैं मैंने कि बूस्टर के लिए। सर एक दवाई मुझे मेरे दोस्त ने बताई है, आर्सेनिक एल्बम, क्या वो सर सही है हमारी सेहत के लिए? डॉक्टर अंशुमान, आपकी हंसी शायद जवाब दे रही है, आप बेहतर होगा आप जवाब समझा लें। जी शुभंकर जी, भारत अवैज्ञानिक परिकल्पनाओं से भरा हुआ देश है, और जब भी कोई बीमारी की बात होती है तो अनेक डॉक्टर निकल के आते हैं। जितनी बीमारी नहीं होती उससे ज्यादा डॉक्टर निकल के आते हैं। हर लोग अपने अपने बता रहे हैं। देखिए, किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर, वैद्य या होम्योपैथी डॉक्टर के संपर्क में रह के दवा लीजिए, अन्यथा दवा मत लीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से दवा मत लीजिए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि और इन अफवाहों से बचना जरूरी है, इन अफवाहों को क्लियर करना जरूरी है। शायद इसीलिए हम अपना ये शो करते हैं ताकि आप सीधे डॉक्टर से, एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकें। डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर गुप्ता, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं और दर्शकों के तमाम सवाल जो है क्लियर कर रहे हैं। आगे भी हमारी ये कुछ पेशकश जो है वो लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। धन आसना, पहले अपना कैस्ट्रॉल CRB टर्बोमैक्स का कैप उठाइए, उसके ढक्कन को खोल के अंदर मिलने वाले कूपन के QR कोड को स्कैन कीजिए और सोने का सिक्का जीतने का मौका पाइए। कैस्ट्रॉल CRB टर्बोमैक्स का धन आसना ऑफर कराए इंजन की